नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से चलिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के रीजनिंग सेक्शन का धागा खोलते हैं। 30 दिनों का एक मास्टर प्लान, जिसे आप गुरु मंत्र भी कह सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में 30 आउट ऑफ 30 रीजनिंग के सवाल सही करके आएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ मैं समझाया हूँ, बारीकी से चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको मैथ के बारे में बताया है, मैथ का वीडियो आज ही मैंने अपलोड किया है। मैथ का भी एक गुरु मंत्र आपको दिया है, तो उसको भी देखिएगा। जिसका अभी मैथ सेक्शन कमज़ोर होगा, वहाँ आपको उस सेक्शन में स्कोर आप कम कर रहे होंगे, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब बिना कोई वक्त गवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपके एग्ज़ाम के लिए जो रीजनिंग सेक्शन है, इसका कंप्लीट सिलेबस देखेंगे कि आपको किस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये सब चैप्टर का नाम लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सभी चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। जैसे कि पहला चैप्टर हो जाएगा एनालॉजी, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से आपके परीक्षा में सवाल रहता ही रहता है। उसके बाद सीरीज़ से आपके एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। फिर मिसिंग नंबर या फिर मिसिंग लेटर या फिर मिसिंग फिगर से जो है आपके एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलता है। फिर डायरेक्शन यानी जो दिशा संबंधित प्रश्न है, डायरेक्शन संबंधित प्रश्न है, वो आपको 1 या 2 प्रत्येक शिफ्ट में सवाल मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन भी आपको पढ़ लेना है, ब्लड रिलेशन, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। फिर अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन के भी बहुत सारे टाइप हैं, उन सभी टाइप को आपको पढ़ना है। फिर वेन डायग्राम से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए डाटा सफिशिएंसी से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। फिर पजल टेस्ट से भी जो है वो आपको किसी किसी शिफ्ट में सवाल रहता है, तो पजल टेस्ट को भी आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जितने टाइप के सवाल हैं उसको लगा लेने हैं। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग से भी आपको 1 से 2 सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिलोगिज्म से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल रहता है। फिर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड ऑपरेशन, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल रहता है। फिर है सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एनटीपीसी का, यहाँ से आपको 2 या 3 सवाल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर, यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। फिगर काउंटिंग से एग्ज़ाम में आपको किसी शिफ्ट में सवाल रहता है। उसके बाद वाटर एंड मिरर इमेज से भी आपको किसी शिफ्ट में सवाल देखने को मिल जाएगा। और बाकी की ये जो 2 चैप्टर हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर, उसके बाद डाइस एंड आपको क्यूब और क्यूबॉइड, ये जो है वो आपको किसी शिफ्ट में आपको सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे क्लॉक हो गया, घड़ी हो गया, या फिर कैलेंडर के जो बेसिक फार्मूला होते हैं कि कैसे दिन निकाला जाता है, तो ये सब आपको आने चाहिए, ठीक ना। अगर मानकर चलिए कि आप ही के शिफ्ट में अगर 1 सवाल पूछ दे कैलेंडर से, डाइस से 1 सवाल पूछ दे, तो आपको आएगा तभी तो आप बनाओगे। तो इसलिए आप सभी तरीके से तैयार रहिए। युद्ध में लड़ने से पहले, युद्ध में जाने से पहले, मैदान में जाने से पहले सभी जो है वो अस्त्र शस्त्र का जो है वो अभ्यास कर लेना चाहिए। सभी तरीके से आपको प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। तो यहाँ तक समझ गए ना, ये आपका सिलेबस रहा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मात्र कुछ घंटे में ही ये जो है वो सेल के अंतर्गत जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में आप जो है वो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है मात्र 307 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा कूपन कोड SCC जो है वो यूज़ कीजिएगा। और आज 12 बजे के बाद, यानी रात जैसे 12 बजेगा, उसके बाद ये जो प्राइस है ये 699 हो जाएगा। तो आप यदि अभी तक जो है वो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो नहीं लिए हैं, तो आपको पता ही है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, CBT होता है, तो आपको ऑनलाइन ही टेस्ट देना चाहिए। तो आप ज़रूर जो है मेरा कूपन कोड SCC का यूज़ कीजिए और अपनी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ बेहतरीन कीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के बारे में कि 30 दिनों का क्या प्लान है, कौन सा गुरु मंत्र है। तो एक बार फिर से मैं यह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका रीजनिंग सेक्शन कमज़ोर है, कोई भी सेक्शन कमज़ोर है, रीजनिंग ही नहीं, इवन कोई भी सेक्शन कमज़ोर हो, तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, उस पर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जब तक वो सेक्शन आपका मजबूत नहीं हो जाता, मानकर चलिए रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो उस चैप्टर को जब तक आप सही मत कर लो, जब तक उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ ना लो, किसी टीचर से आपको मतलब उसका वीडियो ना देख लो, तब तक आगे आपको नहीं बढ़ना है। नहीं तो वो कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा, वीक का वीक ही रह जाएगा। तो आप सिर्फ कहने से वीक जो है वो
सही नहीं हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। हम लोग का भी शुरुआत में ऐसा ही होता था, हम लोग का भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे कमज़ोर थे, मैथ में कुछ चैप्टर कमज़ोर रहते थे, रीजनिंग में कमज़ोर रहते थे, लेकिन उस पर हम लोगों ने वर्क किया, हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, उसको सुधारने का कोशिश किया, ठीक ना। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानते हैं कि जो 30 सवाल पूछा जाता है उसका लेवल क्या होता है। तो देखिए यहाँ मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। जो 30 सवाल पूछा जाता है उसमें लगभग 18 से 20 सवाल का जो लेवल है वो मानकर चलिए कि ईजी रहता है, ठीक ना। आपके 30 सवाल में आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 एग्जाम में 30 सवाल में 18 से 20 सवाल रीजनिंग के ईजी लेवल के रहते हैं। ईजी लेवल मतलब कि आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग आपको पता ही है कि माइंड पर डिपेंड करता है। अगर उसका जो लॉजिक है वो आपको अगर रिकॉल हो गया तो तुरंत आप आंसर लगा दोगे। तो 18 से 20 सवाल का लॉजिक जो है वो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। बाकी के जो 6 से 7 सवाल है वो मॉडरेट लेवल के अंतर्गत आ जाएंगे, और अंत के जो 3 से 4 सवाल है आप इसको हार्ड लेवल के अंतर्गत रख सकते हो। अब ये मॉडरेट और हार्ड लेवल ये टाइम टेकिंग के आधार पे मैंने डिसाइड किया है, इसको निर्धारित किया है, ठीक ना। टाइम टेकिंग ऐसे कुछ सवाल आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आपको ज़्यादा उसमें समय देना पड़ेगा, हो सकता है 1 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट, किसी में आपको 2 से ढाई मिनट भी देना पड़ सकता है क्वेश्चन में। तो उसको हम लोग जो है वो मॉडरेट और हार्ड लेवल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। बाकी बनने को तो वो भी बन जाएगा। आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो टाइम टेकन है उसमें आपको 6 से 7 चैप्टर ऐसे आते हैं। कौन से? 6 से 7 ऐसे चैप्टर आते हैं जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप ओरिजिनल एग्ज़ाम देंगे, जब आप जाएंगे ओरिजिनल एग्ज़ाम देने CBT 1 का या फिर CBT 2 का भी, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 के बीच आपको 4 से 5 सवाल इन्हीं 6 या 7 चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। 4 से 5 सवाल जो कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, यानी टाइम टेकिंग सवाल रहेगा। अब यहाँ आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समय आप जो है या इन सवालों में बनाने में आप जो है वो लगा दोगे, तो फिर आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाएगा। जैसे 30 सवाल आप लगाते लगाते 30 मिनट लगा दिए, या फिर हो सकता है 35 मिनट लगा दिए। कुछ ऐसे सवाल होंगे ये 4-5 सवाल में, क्योंकि रीजनिंग जल्दी आदमी छोड़ता नहीं है, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाता है, इसलिए आदमी बनाने लगता है। तो ऐसा होता है कि 30 सवाल आते आते आपको 30 मिनट 35 मिनट लग जाए, तो फिर आदमी पर साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से ये लगता है कि अरे यार ये तो मेरा सारा सवाल छूट जाएगा, बाकी के 17 सवाल मैं कैसे बनाऊंगा, समय ही नहीं बचा है, 1 घंटा बचा है, उसमें मैथ भी बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए आप अभी से ही 30 दिनों में इन सभी 6 से 7 चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और वो कौन से चैप्टर है मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, जिस पर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसको पहले इसको मैं मिटा लूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले वो चैप्टर है आपको डायरेक्शन है, उसके बाद ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि आपको ऑप्शन से बनेंगे। किससे बनेंगे? ऑप्शन से। डायरेक्ट आप प्रश्न से सवाल नहीं बना सकते, ऑप्शन, एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है आपको ऑप्शन से ही अर्थमेटिकल ऑपरेशन से भी ऑपरेशन वाला भी सवाल बनता है। तो ये 3 आपको चैप्टर हो गया। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो डाटा सफिशिएंसी और पजल टेस्ट, खासकर पजल टेस्ट। CBT 2 में तो पजल टेस्ट आपको शुरुआत में 2-3 मिल जाएगा, जो कि आपका दिमाग डिस्टर्ब कर देगा, टाइम ले लेगा। तो इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, आगे है आपको आगे देखते हैं तो आगे सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? सीटिंग अरेंजमेंट से भी जो है वो आपको लैंग्वेज बेस्ड सवाल पूछा जाता है। काफ़ी बड़ा रहेगा तो आपको माउस भी बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो वो भी टाइम टेकिंग वाला सवाल है। तो यदि आप पहले से प्रिपेयर होकर जाओगे, फोकस इस पर अगर आप अभी से ज़्यादा करोगे, तो फिर जो है वो आप इसको कम समय में बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए? तो ये आपको जो मैंने अभी बताया, आपको 5-6 जो आपको चैप्टर बताया, 1-2 और मैं देख ले रहा हूँ, कोई और छूट नहीं ना गया। उसके बाद अगर बात किया जाए, ये हो गया एनालिटिकल रीजनिंग भी आप देख लो। एनालिटिकल रीजनिंग से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो इस पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कौन कौन सा चैप्टर है। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, पजल टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, उसके बाद आपको सीटिंग अरेंजमेंट। इन सभी चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पर ज़्यादा टाइम देना है, ठीक ना। और मानकर चलिए कि अगर आप एक बार अटैम्प्ट किए, सवाल नहीं आया आपके एग्जाम में, ओरिजिनल जब एग्जाम की बात कर रहा हूँ, या फिर मॉक भी आप दे रहे हो, तो आप उसको स्किप कर दो। और रफ जब भी बनाओ, रफ वर्क जब भी आप करो, तो एक साफ सुथरा वर्क करो।
कि जब आप उस सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो दोबारा आपको रफ ना करना पड़े, मतलब शुरुआत से रफ ना करना पड़े, बस उसी रफ को आप देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप रफ सही कर रहे हो, कहीं गुना भागा गलती कर रहे हो या फिर कहीं मान कर चलो डायरेक्शन में ही नॉर्थ साउथ गलती कर रहे हो, तो वो चीज़ें जो है वो आपको दोबारा ना करना पड़े, आप फिर से उसी रफ को देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, फिर आप गलती पकड़ लोगे, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम जो है वो आपका दिमाग जो है वो टैकल ना करे चीज़ों को, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब गुरु मंत्र के अंतर्गत मैं आपको बता देना चाहता हूँ वही कि 30 दिनों तक आपको लगभग जो है वो 3 घंटे रीजनिंग के लिए देना है। 3 घंटे में 2 घंटे आपको PYQ लगाना है। PYQ कम से कम 50 सवाल लगाइए। 50 सवाल से अगर ज़्यादा लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है 2 घंटे में, अगर कम भी लगाते हैं तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। 2 घंटे का टाइम लीजिए। 2 घंटे आप अपने जो है डिजिटल वॉच या फिर मोबाइल से टाइमर सेट कीजिए कि 2 घंटे में हमको रीजनिंग के सवाल लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाना है। अब PYQ NTPC का भी चलेगा, पूरे रेलवे का भी PYQ चलेगा। अगर मानकर चलिए कि किसी बुक में पूरे रेलवे का PYQ दिया है जिसमें ग्रुप डी है, JEE है, LP है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में लगभग सेम है, लेवल सेम रहता है, ठीक ना। अब वो PYQ हो सकता है मिक्स हो या फिर चैप्टर वाइज हो, तो आपके अनुसार जो अभी आपके पास बुक है, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर मैथ की तरह रीजनिंग का भी PYQ डाल दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का, तो वहाँ से आप लगा सकते हो। उसके बाद जो है वो आपको 1 घंटा जो बच जा रहा है बाकी का, वो आपको अपने वीक कॉन्सेप्ट या फिर जो वीक सेक्शन है, चैप्टर है, उस पर फोकस करना है। हो सकता है रीजनिंग में ऐसे कुछ आपके चैप्टर होंगे, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट होता है, ये सब वीक होते हैं, तो आप उस पर फोकस करना है। वीक कहने से सुधरता नहीं है, उस पर आप वर्क करोगे तब सुधरेगा, ठीक ना। तो उसके लिए आप जो है वो 1 घंटा टाइम दो, यानी पर डे आप 1 घंटा टाइम दे सकते हो सकता है कि सप्ताह में आप किसी एक दिन 3 से 4 घंटा उसको दीजिए। यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब से जो टीचर का है, जो आपका अच्छे टीचर जो आपको पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है किसी भी टीचर का, वहाँ से पढ़िए। मैं भी आपको एग्जाम से पहले इन सभी जो चैप्टर बताया हूँ, जो कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सही होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इन सब के छोटे छोटे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा आएगा, समझ में आएगा, तो आप लगा लेंगे। तो इस पर मैं भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। उसके अलावा आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक का हो जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जो मैं PDF डालूंगा वहाँ से भी आपका अगर कोई चैप्टर वीक है तो सेक्शनल टेस्ट से आप क्लियर कर सकते हो। तो ये सारे जो है वो गुरु मंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद जो मैं अभी आपको कुछ चैप्टर बताया वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा ही दे रहा हूँ। जैसे यहाँ है, ठीक ना, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये देखो, स्टेटमेंट एंड, यहाँ सिलोगिज्म से लेते हैं, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कंक्लूजन एंड ऑपरेशन और सीटिंग अरेंजमेंट। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सभी लड़कों का, यानी सभी कैंडिडेट का ये जो है वो चैप्टर मजबूत नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कुछ जो है वो गलतियाँ कर देते हैं। तो यदि आपका सही रहेगा तो आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, जब भी आप PYQ लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें कोई सवाल आप अनअटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं आपको आ रहा है या गलती कर रहे हो, तो उसका जो लॉजिक है, जैसे सीरीज हो गया कोई आपको, या फिर जो एनालॉजी होता है, तो ये सब का अलग लॉजिक होता है ना, जो आपको नहीं समझ में आया, आप अनअटेम्प्ट कर दिए, या फिर हो सकता है आपका गलती हो गया, तो उस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को आप एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और उसको आप रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीख जाएंगे। आप पहले से जानते ही होंगे कि हाँ भाई, चलिए जैसे मानकर चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मानकर चलो ये 5 है, ये 10 है, उसके बाद ये 15 है, ये 20 है, ठीक ना। तो ऐसे आपको तो पता है कि भाई ये 5 का जो है वो मल्टीप्लाई है, 5 दूना 10, 25, 15, 5 के 20, या फिर अंतर है, 5 का अंतर है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता है। मानकर चलिए ऐसा कुछ और सवाल आ जाए, यहाँ 12 आ जाए, यहाँ 19 आ जाए, तो इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगे जो आपको पता नहीं हो, और बाकी सोल्यूशन में तो दिया ही रहेगा, जहाँ भी आप टेस्ट लगाओगे, सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, या फिर PDF में भी दिया रहेगा, तो उसको आप अपने नोटबुक में अलग से नोट कर लीजिए। मैं खुद ये किया था। बहुत सारे ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट एनालॉजी के, सीरीज़ के, जो कि आप रोज़ नया चीज़ें मिलेंगी, तो वो आपको पता होना चाहिए ना, एग्जाम में वो काम आएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, तो या फिर मिसिंग नंबर हो गया। तो इन सब का जो है अलग कॉन्सेप्ट अगर कहीं आपको मिलता है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को देखिए, वो आगे आपको काम आएगा। एग्जाम में हो सकता है उसी कॉन्सेप्ट पर अगर आपके शिफ्ट में सवाल पूछ दे तो काम आ जाएगा ना,
समझ गए ना। तो यहाँ तक आप आई होप सारी चीज़ों को समझे होंगे, इसको फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आगे अगर आपको जीके के ऊपर वीडियो चाहिए तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।